सॉल्व द मंथ जनवरी एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ द डे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश ये किया हुआ है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन लेकर हम एक ही क्वेश्चन से 31 क्वेश्चन को बनाएं, और इसलिए मैंने नाम दिया कि सॉल्व द मंथ जनवरी एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ द डे, कि जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम एरोमेटिक के इंपॉर्टेंट 31 रिएक्शन को देख सकें। तो इसमें हमें करना क्या है कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन AlCl3 के रिएक्शन से फर्स्ट बनाना है, फिर इसके ऊपर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से सेकंड बनाना है, इसके बाद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से थर्ड बनाना है, प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 के रिएक्शन से फोर्थ बनाना है, फिर एसिड हैलाइड इथेनॉइल क्लोराइड AlCl3 के रिएक्शन से फिफ्थ बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड HCl के रिएक्शन से सिक्स्थ बनाना है, फिर NaNO2 HCl के रिएक्शन से सेवन्थ बनाना है, और HCnH+ के रिएक्शन से एट्थ बनाना है। जब एक बार आपने जनरल सा एरोमेटिक का रिएक्शन कर लिया, फिर फर्स्ट बनने के बाद CuCN 475 केल्विन के रिएक्शन से नाइन्थ बनाना है, फिर वाटर H+ के रिएक्शन से 10th, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड से 11, फिर सेकंड के ऊपर SnHCl के रिएक्शन से 12th बनाना है, फिर NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 13th, फिर NaBF4 हीट से 15th बनाना है। जब थर्ड बन जाए तो थर्ड के ऊपर NaOH फ्यूज़न फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस से आपको 15th बनाना है, जिंक डस्ट के रिएक्शन से 16th बनाना है। जब आपका फोर्थ बन जाए तो फोर्थ के ऊपर ऑक्सीजन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस से 17th बनाना है, फिर 17th के ऊपर CCl4KOH के रिएक्शन से 18th बनाना है, और 18th के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड से 19th का फॉर्मेशन करना है। फिर इसी तरह से जब आप CH3COCl AlCl3 के रिएक्शन से फिफ्थ बना लो तो फिफ्थ के ऊपर जिंक मरकरी HCl के रिएक्शन से 20 बनाना है, फिर NBS के रिएक्शन से 21, और इसके ऊपर वाटर के रिएक्शन से 22 बनाना है। फिर इसी तरह से जब फॉर्मल्डिहाइड HCl के रिएक्शन से आप 6 बना लो तो 6 के ऊपर NaOH के रिएक्शन से 23 बनाना है, फिर मैंगनीज ऑक्साइड के रिएक्शन से 24, फिर MCPBA मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड के रिएक्शन से 25 बनाना है। फिर जब NaNO2 HCl के रिएक्शन से आप 7th बना लो तो 7th के ऊपर N2O5 हीट के रिएक्शन से 26 बनाना है, फिर ब्रोमीन FeCl3 के रिएक्शन से 27 बनाना है। फिर जब आप HCnH+ के रिएक्शन से 8th बना लो तो 8th के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट आपको 28th बनाना है, फिर हाइड्रोजन प्लैटिनम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन से 29, फिर इसके ऊपर SOCl2 के रिएक्शन से 30, और 30 के ऊपर AlCl3 के रिएक्शन से 31 बनाना है। तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि ऑर्गेनिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एरोमेटिक, इससे रिलेटेड मिक्सिंग करके चैप्टर्स के मिक्सिंग करके जो चीज़ें बन सकती हैं इसको हम यहाँ पे लेकर आए। तो नॉर्मल सा या जनरल सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो 5 जनरल सा रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो इन 5 रिएक्शन के थ्रू फर्स्ट हेलोजिनेशन, सेकंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फोर्थ अल्काइलेशन और फिफ्थ एसाइलेशन। तो इस 5 पर्टिकुलर रिएक्शंस में हमने कोशिश किया हुआ है कि ऑर्गेनिक में एरोमेटिक के जो 5 जनरल रिएक्शन हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, इसको ले लें। तो इन पाँचों की अगर मैकेनिज्म को देखें, इन पाँचों की जनरल मैकेनिज्म को देखें तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में प्रोसीड होता है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास है Cl2 और साथ में है AlCl3। तो AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास इसके ऑक्टेट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। तो इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन के पास है, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, तो इसी का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है और इस बॉन्ड को ये तोड़ देता है, और इसके थ्रू जो कंपाउंड बना लेता है या इंटरमीडिएट बना लेता है वो हो जाता है Cl+, और साथ में निकल जाता है AlCl4 नेगेटिव। तो पहले लेवल में आपने बात किया है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। जब एक बारी इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। तो जो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। जब एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके जो हम कंपाउंड बनाते हैं उस पर्टिकुलर में यहाँ पे हमने जोड़ दिया Cl और यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज।
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ भी आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ भी आएगा, और तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाकर यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और इस पर्टिकुलर को हम ऐसे दिखा देते हैं और सिंपली बोल देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर अटैक करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना, और जो तीसरा स्टेप होता है वो स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, कि इन्हीं में से कोई एक ले लो। मान लो मैंने इसको ले लिया, और इसको लेने के बाद ये कंपाउंड, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है और फिर से चाहेगा एरोमेटिक कंपाउंड को या एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर ले। तो यहाँ पे जो आपने AlCl4 निगेटिव लिया हुआ है, यहाँ पे जो AlCl4 निगेटिव है, तो ये एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींच लेता है, और खींचने के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपने क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग है, और सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकिंग से और एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर A, B कोई एक सबस्ट्रेट है और इसका रिएक्शन अगर आपने C के साथ करा दिया और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो और कॉरस्पॉन्डिंग एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रोफाइल ने सबसे पहले इसके ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद ओवरऑल अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इस तरह का रिएक्शन को बोलते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो लेकिन अटैक करने वाला रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो, तो उस तरह का रिएक्शन को बोलते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा हो लेकिन अटैक करने वाला रिएजेंट फ्री रेडिकल हो, तो उसको बोल देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया और इस इलेक्ट्रोफाइल ने सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया और डीप्रोटोनेट करके आपने क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। तो इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के ऊपर अटैक किया और ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले में हमने सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा और कॉरस्पॉन्डिंग एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए आपने सिंपली बोल दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्लोरीन के द्वारा हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को सिंपली बोल देते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन को डील कर सकें। इसी तरह हम सेकंड रिएक्शन को अगर हम देखें तो सेकंड रिएक्शन में भी मैकेनिज्म सिमिलर होगी। सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस वाले केस में आपके पास है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में है नाइट्रिक एसिड। तो अगर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को बनाया तो ये आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और ये आपके पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, नाइट्रिक एसिड रिलेटिवली वीक एसिड होता है। तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये एज अ बेस इसके प्रोटॉन को खींचता है, और सिस्टम से इस वाटर को निकाल लेता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस वाटर को निकाल दूं, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा NO2+, मतलब इसी को हम सिंपली लिख दें NO2+, नाइट्रोनियम आयन। तो इसमें आपने किया क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड ने अपने प्रोटॉन को लूज किया, नाइट्रिक एसिड ने इस प्रोटॉन को गेन किया। तो ऐसी कोई स्पेसीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं बेस, और ऐसी कोई स्पेसीज जो प्रोटॉन को रिलीज करता है तो उसे बोलते हैं हम एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने अपने प्रोटॉन को लूज किया, दैट मीन्स ये एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है, और नाइट्रिक एसिड ने इसके प्रोटॉन को गेन किया, दैट मीन्स ये बेस की तरह ट्रीट कर रहा है। तो एसिड बेस रिएक्शन के बाद वाटर का निकलना और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो। जब एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, और फिर बाद में डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन के थ्रू जो आप सेकंड स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो सेकंड स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोबेंजीन,
सिमिलरली अगर हमने सल्फोनेशन की बात किया तो सल्फोनेशन के केस में एक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा भी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड काम करेगा एसिड का, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड काम करेगा बेस का, और ये इसके प्रोटॉन को खींचेगा, वाटर सिस्टम से निकलेगा और यहाँ बना लेगा HSO3 प्लस। तो ये HSO3 प्लस ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद यहाँ बना लेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ बना लेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से हम अल्काइलेशन की बात करें तो अल्काइलेशन वाले केस में आपके पास है प्रोपाइल क्लोराइड, साथ में है AlCl3। तो यहाँ पे आपने ले लिया प्रोपाइल क्लोराइड और साथ में ले लिया AlCl3। तो इसी के लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया, कार्बोकैटायन टाइप स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन को सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करना है। तो ट्रू प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, Cl का निकलना, हाइड्राइड का यहाँ से यहाँ मूवमेंट होना और फाइनली सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना। तो एक बार जब आपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर दिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और बेंजीन के ऊपर अटैक करके क्यूमीन, बेंजीन के ऊपर अटैक करके आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और इसका कॉमन नेम है क्यूमीन। तो क्यूमीन का इसने फॉर्मेशन किया। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमने कार्बोकैटायन टाइप रीअरेंजमेंट की भी कोशिश की हुई है कि आपको समझ में आ जाए कि प्राइमरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल होते हैं, तो अगर ये कभी बनने वाले हों तो तुरंत रीअरेंज करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देना है। तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि मिथाइलेशन, इथाइलेशन और प्रोपाइलेशन के केस में अगर हम बात करते हैं ट्रू कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन प्रोपाइल क्लोराइड अगर लेके चल रहे हैं, AlCl3 लेके चल रहे हैं, तो ट्रू कार्बोकैटायन ना होते हुए भी हाइड्राइड का मूवमेंट कराना है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। तो इसके थ्रू हमने अल्काइलेशन की बात किया कि हाइड्रोजन का निकलना और उसकी जगह पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप का आना। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो जाएगा वो जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ पे आपने ले रखा है एसिड हैलाइड इथेनॉइल क्लोराइड और साथ में ले रखा है AlCl3। तो अगेन इसका लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है, Cl निकल जाता है और एसाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, एसाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये एसाइल कार्बोकैटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है और बेंजीन के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा वो कंपाउंड हो जाएगा CH3COPH एसीटोफिनॉल। तो सेम अगर हम ध्यान से देखें, इन पांचों रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इन पांचों रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Cl से किया, तो ये जनरल रिएक्शन हो गया हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NO2 से किया तो ये जनरल रिएक्शन हो गया नाइट्रेशन। यहाँ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट SO3H से किया तो ये जनरल से रिएक्शन हो गया सल्फोनेशन। यहाँ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अल्काइल ग्रुप से किया और इस पर्टिकुलर में एक साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व है, दो साइंटिस्ट फ्रीडल और क्राफ्ट। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते थे अल्काइल ग्रुप का आना, मतलब अल्काइलेशन है, और दो साइंटिस्ट थे फ्रीडल और क्राफ्ट जिन्होंने इस रिएक्शन को देखा। तो इसी के बेसिस पे नाम आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे नाम आ जाता है एसाइल ग्रुप का जुड़ना, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक में अगर हम एरोमेटिक चैप्टर को लेके चलते हैं तो 5 जनरल सा रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन होता है हेलोजिनेशन, एक रिएक्शन होता है नाइट्रेशन, एक रिएक्शन होता है सल्फोनेशन, एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिक में, एरोमेटिक में केवल यही 5 रिएक्शन होते हैं। एरोमेटिक में हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो कुछ एडिशनल रिएक्शन मैंने साथ में पकड़ा है कि अगर सिस्टम में फॉर्मल्डिहाइड है और उसके साथ आपने HCl डाला तो फॉर्मल्डिहाइड के पास लोन पेयर है, फॉर्मल्डिहाइड के पास लोन पेयर है और सिस्टम में आपने डाल रखा है H+। तो ये H+ के ऊपर अटैक करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके HCHOH और ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो इसका मतलब ये OHCH2+ भी ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है। और अगर ये बेंजीन के ऊपर अटैक करे, अगर ये बेंजीन के ऊपर अटैक करे तो यहाँ से बना लेगा CH2OH, CH2OH और उसे सिस्टम HCl मौजूद है। तो ये H+ इसके ऊपर अटैक करके वाटर को निकाल देगा और वाटर को निकालने के बाद बना लेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन। और इस बेंजाइल कार्बोकैटायन के ऊपर क्लोरीन का अटैक हो जाएगा और क्लोरीन के अटैक करने के बाद आप बना लोगे CH2Cl। तो इसको अगर हम देखें
तो यहाँ पे आपने क्लोरीन को और साथ साथ CH2 को इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्लोरोमिथाइलेशन। मतलब सिंपली आपने मिथाइल ग्रुप नहीं जोड़ा बल्कि क्लोरीन के साथ मिथाइल ग्रुप जोड़ा, तो इस तरह का रिएक्शन को बोल देते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। तो ये जो पर्टिकुलर हमने रिएक्शन की बात किया, ये रिएक्शन की बात किया क्लोरोमिथाइलेशन। इसको अगर मैं फिर से लिख दें तो यहाँ पे बेंजीन, इसके ऊपर CH2Cl, तो आपने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CH2Cl के साथ किया, दैट मीन्स क्लोरोमिथाइलेशन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे NaNO2HCl की बात करते हैं, NaNO2HCl की बात करते हैं, और अगर हमने NaNO2 को एक्सपेंड किया, NaNO2 को एक्सपेंड किया और सिस्टम में आपने डाल रखा है HCl, तो ये NaCl को निकाल लेता है, और NaCl को निकालने के बाद पहले लेवल में ये बना लेता है नाइट्रस एसिड, और सिस्टम अभी भी क्या है H+, तो ये H+ नाइट्रस एसिड के ऊपर अटैक करके इसे सिस्टम से निकाल लेता है, और निकालने के बाद ये बना लेता है NO+, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। तो केयरफुल रहिएगा, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है NO2+, मतलब नाइट्रोनियम आयन, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सा है, NO+, मतलब नाइट्रोसोनियम आयन। तो नाइट्रोसोनियम आयन इसके ऊपर अटैक करता है, और इसके ऊपर अटैक करने के बाद ये बना लेता है नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन। तो अगर इसकी बात करूं कि HCN और H+, HCN और H+, तो ये HCN और सिस्टम में आपने डाल रखा है H+, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद HC+NH और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है। तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, और बेंजीन के ऊपर अटैक करने के बाद, बेंजीन के ऊपर अटैक करने के बाद और ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता है, तो C+NH और यहाँ पे हो जाएगा H। इसी कार्बन को लाकर आपने इसके साथ जोड़ दिया, C+N और H, इसका फॉर्मेशन करेगा। इसमें एज्यूम्ड होता है कि सिस्टम में वाटर है, तो इस वाटर का इसके ऊपर अटैक होगा और इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो ओवरऑल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमने HCnH+ का रिएक्शन कराकर, HCnH+ का रिएक्शन कराकर ओवरऑल हमने बना दिया बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो इसका मतलब इन पर्टिकुलर के थ्रू हमने जो कोशिश किया वो ये किया कि जो बेंजीन के 5 जनरल रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, इसे तो ले ही ले, साथ में जो कुछ एडिशनल रिएक्शन है जैसे क्लोरोमिथाइलेशन, जैसे नाइट्रोसेशन, जैसे H का रिप्लेसमेंट CHO से मतलब फॉर्माइलेशन, तो उस फॉर्माइलेशन वाले रिएक्शन को भी यहाँ पे ले ले। तो ओवरऑल अगर जनरल रिएक्शन को देखें तो इस पर्टिकुलर में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, साथ में एडिशनल क्लोरोमिथाइलेशन, नाइट्रोसेशन, फॉर्माइलेशन। तो इसी फॉर्माइलेशन को गेटरमैन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया, और इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सिंपली बोल देते हैं गेटरमैन, गेटरमैन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट ने दिया और ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें आपने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट COCH3 के साथ किया और रिएक्शन को दिया फ्रीडल क्राफ्ट ने, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोल देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखें तो 3 नेम रिएक्शन भी हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एक आपका गेटरमैन रिएक्शन। तो ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जब हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए तो इन प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं पोलैरिटी है। जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट में देखें तो इस कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और इस कार्बन हेलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया तो इस डिफरेंस के कारण इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जब इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और अगर सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इस पॉजिटिव के ऊपर बहुत ही आसानी से अटैक करने की कोशिश करेगी। लेकिन ओवरऑल जब इस पर्टिकुलर के अंदर रेजोनेंस है, ओवरऑल इस पर्टिकुलर के अंदर रेजोनेंस है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन रिच नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे इसके ऊपर अटैक करके Cl को बाहर नहीं निकाल पाता है। लेकिन अगर आपने कुछ एबनॉर्मल कंडीशन लिया, जैसे मैंने क्या बोला 475 केल्विन टेम्परेचर, मतलब आपने इसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे किया, और जब हाई टेम्परेचर पे किया तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और Cl को निकाल लेगा, और Cl को निकालने के बाद ओवरऑल जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में Cl का रिप्लेसमेंट
Cl का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू हो गया, Cn के थ्रू। तो यहाँ भी आपने किया क्या है कि सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग किया है, करस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। लेकिन यहाँ पे अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल था, इसलिए आपने नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, तो इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, मतलब SNAR रिएक्शन। कि SNAR रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक होगा, अटैक करने के बाद ये कुछ इस तरह की स्पेसीज बनाएगा, जो कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करेगा और फाइनली इस Cl को निकाल देगा और Cn का अटैचमेंट कर देगा। तो ओवरऑल अगर मॉलिक्युलरिटी के टर्म्स में देखें तो इस मॉलिक्युलरिटी में हेलोबेंजीन भी है और साथ साथ Cn भी है। तो ओवरऑल जो मॉलिक्युलरिटी है वो मॉलिक्युलरिटी है 2। तो इसका मतलब इसको हम सिंपली SN2 नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको बोलेंगे SN2AR, या नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल टर्म्स में हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक में आपने किया क्या कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर Cn का अटैक कराकर सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग किया है और कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब SNAR के थ्रू आपने क्लोरीन का रिप्लेसमेंट Cn से कर दिया। अब इस पर्टिकुलर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, और इसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये वाटर H+, इसी को हम ऐसे लिखें तो PHC ट्रिपल बॉन्ड N, और आपने सिस्टम में डाला हुआ है वाटर और H+। तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है और कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाता है PHC डबल बॉन्ड N और H, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, प्रोटॉन को निकाल लेता है और हमें मिल जाता है PHCOH डबल बॉन्ड NH। अगले स्टेप में फिर से H+ इसके ऊपर अटैक करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है और मिल जाता है PHCOH NH2, और यहाँ पे प्लस, इस प्लस के ऊपर वाटर का फिर से अटैक होगा, और अटैक करने के बाद मिल जाएगा PHCOH NH2 और साथ साथ OH। तो इस वाले केस में अगर देखें तो ये बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, डबल बॉन्ड बनाते हुए NH2 को निकाल देगा, और यहाँ से फाइनली मिल जाता है PHCOOH। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपने सिंपली साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की है, और सिंपली साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से हमें जो मिलता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आपने बना दिया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड मतलब डीकार्बोक्सिलेटिंग रिएजेंट होते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना हो तो उस केस में यूज़ करते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर जो कंपाउंड बनाते हैं दैट कंपाउंड विल बी बेंजीन। तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी सिस्टम से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना हो, अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं द रिएजेंट इज NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये डी कार्बोक्सिलेटिंग रिएजेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बेंजीन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, यहाँ आपने देखा हाइड्रोलिसिस, और यहाँ आपने देखा डी कार्बोक्सिलेशन। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ से जब आपने नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया तो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए जो सेलेक्टिव रिएजेंट यूज करते हैं दैट सेलेक्टिव रिएजेंट इज SN और HCl। तो ये SN-HCl नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हमें नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, मतलब NO2 का रिप्लेसमेंट हमने किस में किया NH2 में। मतलब एक बार आपने रिडक्शन देख लिया, और अगर कभी प्राइमरी अमीन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ऑन ट्रीटमेंट विथ NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे एक रिएक्शन है आपका डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन NaNO2HCl के द्वारा होता है एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यही NH2 कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में, यही पर्टिकुलर NH2 कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। कि ओवरऑल अगर मैकेनिज्म को देखें
तो ये NaNO2HCl जैसा मैंने पहले बोला HCl NaONO2, तो यहीं से पहले ये NaCl को निकाल कर बना लेता है नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड में फिर से H+ का रिएक्शन करके हम इसे निकाल लेते हैं और बना लेते हैं नाइट्रोसो इंटरमीडिएट, और ये नाइट्रोसो इंटरमीडिएट इसके ऊपर अटैक करके फाइनली बना लेता है डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल आपने किया क्या है कि इस रिएक्शन से NH2 का कन्वर्जन कर दिया N2Cl में, और एक बार N2Cl को एक्सपेंड करके देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा। तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल बहुत ही आसानी से अटैक करके इस N2 को निकाल सकता है, और N2 को निकालने के बाद आपने जो 14th बनाया तो 14th विल बी फ्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या किया कि इस रिएक्शन के थ्रू पहले हमने कराया नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर इसके बाद हमने किया रिडक्शन, कि NO2 का रिडक्शन से हमने बना दिया NH2, और फिर रिडक्शन के बाद हमने किया डाइजोटाइजेशन, मतलब NH2 का कन्वर्जन कर दिया N2Cl में, और फिर डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद NaBF4 का रिएक्शन करके हमने बना दिया फ्लोरोबेंजीन, और इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ट सीमैन रिएक्शन। तो ओवरऑल आपने एक एडिशनल नेम रिएक्शन देखा और एडिशनल रिएक्शन है बाल्ट सीमैन। तो पहले वाले रिएक्शन में हमने कोशिश किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्लोरीनेशन कराएं, तो नॉर्मल से अगर हेलोजिनेशन कराना है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तो नॉर्मल केस लेके चलते हैं हेलोजन AlCl3। लेकिन अगर आपको फ्लोरिनेशन कराना है तो हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है। तो पहले इस पर्टिकुलर को नाइट्रेशन कराते हैं, फिर रिडक्शन कराते हैं, डाइजोटाइजेशन कराते हैं, और फिर इसके ऊपर NaBF4 का रिएक्शन कराते हैं, ये HBF4 का रिएक्शन कराते हैं, हीट करके हम बना लेते हैं फ्लोरोबेंजीन। और अगर आपने NaBF4 हीट किया तो इस ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं बाल्ट सीमैन रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपने किया क्या है कि बेंजीन के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराकर बना दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर जो NaOH और वाटर का रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलकर सोडियम फ्यूजन के द्वारा पहले बना लेता है सोडियम फिनॉक्साइड, जो प्रोटॉन को लेने के बाद फाइनली 15th बना लेता है फिनॉल। तो इस रिएक्शन में हमने फिनॉल का प्रिपरेशन देखा, और एक बार फिनॉल बन गया और फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट डालते हैं, तो जिंक डस्ट हमें ऑक्सीजन को खींचने के लिए यूज़ करना है। मतलब अगर फिनॉल को हम चाहते हैं कि बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में हम यूज़ करते हैं जिंक डस्ट, और ये जिंक डस्ट ऑक्सीजन को निकाल कर इसका रिडक्शन करके इसे कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में। तो इस रिएक्शन से पहले हमने देखा सल्फोनेशन, फिर सल्फोनेशन के बाद हमने देखा फिनॉल का प्रिपरेशन, और एक बार फिनॉल बन गया और फिनॉल के ऊपर जो जिंक डस्ट डालते हैं तो हमने फिर से देख लिया बेंजीन का प्रिपरेशन। तो बेंजीन बनाने का एक मेथड होता है कि फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट डालकर बेंजीन बना दें। फिनॉल बनाने का मेथड होता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्यूजन करा दें, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कर दें, इससे मिल जाता है फिनॉल। यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेंजीन के ऊपर जब क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 का रिएक्शन कराया तो इसमें रीअरेंजमेंट के थ्रू हमने बना लिया क्यूमीन। और जब क्यूमीन के ऊपर ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट करते हैं तो ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक है, और इस पर्टिकुलर का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर इसी के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन कर लेता है, और इंसर्शन कर यहाँ पे बना लेता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और जब एक बार क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया और इसके ऊपर H+ वाटर का रिएक्शन, तो ये H+ इसके ऊपर अटैक करके वाटर को निकालती है, और फिर फिनाइल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता है, ओवरऑल वाटर निकल जाता है, और रीअरेंजमेंट के थ्रू ये कुछ इस तरह का स्पीशीज बना लेता है, इस तरह का कार्बोकैटायन बना लेता है, और इसी कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, प्रोटॉन सिस्टम से निकल जाता है, और फाइनली हमें मिल जाता है हेमी एसिटल। तो एक ही कार्बन के ऊपर OH और OR हो तो इस तरह का रिएक्शन को, इस तरह के सबस्ट्रेट को, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं हेमी एसिडल। तो हेमी एसिडल में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OR,
तो यहाँ पे OR एज अ बेस और यहाँ पे OH एज एन एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन से ये इसके प्रोटॉन को खींचता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ से PH को ये निकाल लेता है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें होती हैं एसीटोन और साथ में फिनॉल, एसीटोन और साथ में फिनॉल। तो ये भी एक मेथड है कि जब क्यूमीन के ऊपर ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट करें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करें तो इससे भी फिनॉल का प्रिपरेशन होता है और साथ में जो बाई प्रोडक्ट होगा तो बाई प्रोडक्ट विल बी एसीटोन। तो फिनॉल बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है कि क्यूमीन के ऊपर ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट करें फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कर दें तो इससे जो चीज़ें मिल जाएंगी वो जाएगा एसीटोन और साथ में फिनॉल। तो एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट विल बी द फिनॉल। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि क्यों इस ऑक्सीजन का लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को नहीं निकाला। और अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निकालते तो इससे जो इंटरमीडिएट बनता वो इंटरमीडिएट होता ये कार्बोडाइल और जो चीज़ें निकली वो हो गया H2O2। तो अगर लिविंग ग्रुप का टर्म्स में देखें तो यहाँ पे आपने निकाला वाटर, फिनाइल की शिफ्टिंग करके ये बनाया और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निकाला और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निकाल कर आपने ये बनाया। तो जब भी कभी क्वेश्चन फंस जाओ और आपको समझ में ना आए कि इंटरमीडिएट हमें ये बनाना है या इंटरमीडिएट हमें ऐसा करना था, ऐसा बनाना था हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निकाल कर, तो उस केस में हमेशा मेरे रूल्स को दिमाग में रखो। और मेरे रूल्स कौन सा है? अजनीस रूल। कि इस अजनीस रूल को हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा हो, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा हो तो जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा हमें उसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है और जो इंटरमीडिएट कम स्टेबल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करना है। तो अगर मैं इन दोनों इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में कंपेयर करूं तो इस वाले केस में रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस है CC डबल बॉन्ड का और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर में देखें तो यहाँ पे OC का प्लस M है तो एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन होने के साथ OC का प्लस M और OC का प्लस M बहुत स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू CC का प्लस M। तो ये इंटरमीडिएट जब बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है और इसी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके आपने बना दिया एसीटोन और साथ में बना दिया फिनॉल और आपने इस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की बात नहीं की। तो इसमें हमने कोशिश किया कि क्यूमीन से आप बना लो फिनॉल और एक फिनॉल का प्रिपरेशन का मेथड आप दिमाग में रखो। तो अब दो चीज़ें थी, एक था एसीटोन और दूसरा था फिनॉल। अब हमें ये डिसाइड करना है कि एसीटोन को लेके चलें 17th के रूप में या फिनॉल को लेके चलें 17th के रूप में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमने लिया था एसीटोन और एक हमने लेना है फिनॉल और इन्हीं दोनों में से किसी एक को 17th का नंबर देना है। तो अगर हम बात करते हैं फिनॉल CCl4KOH तो ये एडिशनल रेमेटिमन रिएक्शन है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर की बात करें कि एसीटोन CCl4KOH तो इस पर्टिकुलर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस OH का अटैक यहाँ करा पाएंगे, यहाँ पे करा पाएंगे और हम Cl हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Cl से करा पाएंगे ज़्यादातर, लेकिन उस पर्टिकुलर के आगे कोई रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है वो की जा रही है फिनॉल के प्रिपरेशन की और फिनॉल के प्रिपरेशन के बाद हमने बात किया है CCl4KOH। तो KOH एज अ बेस इस फिनॉल के ऊपर अटैक करता है। तो KOH एज अ बेस इस फिनॉल के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद बना लेता है फिनॉक्साइड। अटैक करने के बाद बना लेगा फिनॉक्साइड और ये O नेगेटिव के प्लस M के कारण के कारण ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये ऑर्थो CCl4 के ऊपर अटैक करेंगे। अब बारी बारी से अगर हम देखें तो पहले अटैक करने के बाद ये बना लेगा कुछ ऐसी स्पेसीज और अगले स्टेप में OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल बारी बारी से इनके ऊपर अटैक करके तीनों Cl को OH में रिप्लेस कर देता है और फाइनली हमें कुछ ऐसी स्पेसीज मिल जाती है और फिर ये वाटर निकल जाता है और वाटर निकलने के बाद हमें मिल जाता है COOH जो यहाँ से टॉटमराइज करके फाइनली बना लेता है सैलिसिलिक एसिड
तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को तो हमने किया गया है कि पहले क्यूमीन से फिनॉल बनाया और फिनॉल के ऊपर CCl4KOH का रिएक्शन कराकर हमने बना लिया सैलिसिलिक एसिड, हमने बना लिया सैलिसिलिक एसिड, मतलब एबनॉर्मल या एडिशनल एक्सटेंशन ऑफ रिमर-टिमन रिएक्शन। तो एक्सपेंडेड रिमर-टिमन रिएक्शन कराकर हमने बना लिया सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड के ऊपर हमने रिएक्शन करा रखा है CH3CO twice O, मतलब इसी को अगर हम एक्सपेंड करें CH3CO twice O, तो आपके पास है एस्टिक एनहाइड्राइड, आपके पास है एस्टिक एनहाइड्राइड, और साथ में आपने ले रखा है सैलिसिलिक एसिड, आपने ले रखा है सैलिसिलिक एसिड। तो एस्टिक एनहाइड्राइड में इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, तो यही एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और ओवरऑल एस्टिक एसिड को निकाल लेता है। और एस्टिक एसिड को निकालने के बाद फाइनली हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट कंपाउंड विल बी एस्प्रीन। तो इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें सीखनी थी वो था एस्प्रीन का प्रिपरेशन। तो IIT या कंपटीशन में एस्प्रीन के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो केयरफुल रहिएगा कि इसके थ्रू आपने क्या देखा कि पहले आपने क्यूमीन बनाया, क्यूमीन के बाद फिनॉल बनाया, फिर एक्सटेंडेड रिमर-टिमन रिएक्शन कराया, और एक्सटेंडेड रिमर-टिमन रिएक्शन के बाद आपने एस्प्रीन का फॉर्मेशन किया। अगर इसमें आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि इसके ऊपर एसिड क्लोराइड AlCl3, साथ में जो चीज़ें बनाई वो था एसिटोफिनॉन, मतलब हमने बात किया हुआ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का, और कीटोन के ऊपर जिंक मरकरी HCl। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे CO ग्रुप का कन्वर्जन हो जाएगा CH2 में, CO ग्रुप का कन्वर्जन हो जाएगा CH2 में, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ें बनाओगे वो चीज़ हो जाएगी इथाइल बेंजीन। और जब NBS की बात करते हैं N-ब्रोमोसक्सीनिमाइड, तो ये N-ब्रोमोसक्सीनिमाइड फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल के रूप में अटैक करता है, और ये अटैक करता है एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर को देखें तो ये पर्टिकुलर जो कार्बन है वो पर्टिकुलर कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बेंजाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Br से करता है, और बेंजाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर हम Br के थ्रू कर दें तो हमें ओवरऑल जो कंपाउंड मिल जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। और जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये Br निकल कर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और इसी कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर का अटैक करके ओवरऑल हमें Br का रिप्लेसमेंट OH से करना है और अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो इसके थ्रू आपने देखा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, क्लेमेंसन रिडक्शन, NBS के थ्रू हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Br से, और फिर SN1 के थ्रू आपने देखा Br का रिप्लेसमेंट OH से। इस रिएक्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपने बात किया क्लोरोमिथाइलेशन करने के बाद जो आपने NaOH की बात किया, तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करके Cl को निकालेगा। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन की बात किया, तो ये रिएक्शन है SN2, और SN2 रिएक्शन से भी आपको Cl का रिप्लेसमेंट करना है OH से। क्लियर? इस वाले केस में जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन होगा SN1, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन होगा SN2। तो SN1 SN2 दोनों कॉन्सेप्ट देखते हुए आपने अल्कोहल और अल्कोहल का प्रिपरेशन किया। इसमें एक ही कार्बन है तो यहाँ पे आप बना लो, यहाँ पे CH2OH। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर में आपने भी बनाया मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड भी एक सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं कि जब एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे OH हो तो इस पर्टिकुलर को एल्डिहाइड या कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालोगे, और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालने के बाद फाइनली ये बना देगा एल्डिहाइड। जब एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन के अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है तो उस केस में यूज़ करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। और जब एक बार एल्डिहाइड बन गया और इसके ऊपर MCPBA का रिएक्शन कराएंगे तो MCPBA भी एक ऑक्सीडेशन का काम करता है, और इस CO और H के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करते हुए
इस पर्टिकुलर को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो MCPBA मेनली यूज़ करते हैं कीटोन के ऊपर। जब MCPBA का रिएक्शन कराएं तो एस्टर बनता है, और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। कि जब आपके पास कीटोन्स हों और इसके ऊपर MCPBA का रिएक्शन करना हो, तो जो पर्टिकुलर बल्कि R हो उसी के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करके हमें बना लेना है एस्टर, और इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर सिस्टम में एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के केस में इसी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करके हम बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पर्टिकुलर में अगर हम देखें तो यहाँ से आपने बना लिया है नाइट्रोसोबेंजीन, और नाइट्रोसोबेंजीन बनाने के बाद आपने रिएक्शन कर रखा है N2O5। तो N2O5 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, N2O5 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। और इसी में इस पर्टिकुलर को तोड़कर यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा या जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अगेन यहाँ पे होगा NO2+। तो ये NO2+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये NO2+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इस पर्टिकुलर के रेजोनेंस के कारण A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड B यहाँ पॉजिटिव है, A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव यहाँ है, A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव यहाँ है। तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसलिए अटैक करने वाला पोजीशन कौन सा होगा, मेटा। लेकिन हम देखते हैं जो ओवरऑल रिएक्शन होता है इसमें अटैक करता है ऑर्थो और पैरा। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ऑर्थो पैरा के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो फिर ये अटैक कहाँ हुआ, ये अटैक यहीं पे क्यों हुआ। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा जब भी आप फंस जाओ तो दिमाग में रखो अजनीस रूल कि अगर एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनते हैं तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा हमें उसी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। मतलब अगर हम नाइट्रोसोबेंजीन लेते हैं और इसके ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं तो 3 इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। एक इंटरमीडिएट जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आ जाए, दूसरा इंटरमीडिएट जब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आ जाए, और तीसरा जब इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे आ जाए। जब ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे आ जाए तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंटरमीडिएट बनाना है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें भी पॉजिटिव का रेजोनेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसका मतलब 5 एटम तक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तीनों में। लेकिन एडिशनली अगर बात करें तो इस वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है, लेकिन इस वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर रहा है, लेकिन इस वाले केस में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है। तो दैट मीन्स हमें जो कार्बोकेटाइन स्टेबल मिलेगा वो स्टेबल होगा ऑर्थो पे और साथ साथ होगा पैरा पे, और इसमें स्टेरिक रिपल्सन होगा, लेकिन इस वाले केस में स्टेरिक रिपल्सन रिलेटिवली कम होगा। तो इसीलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि ओरिएंटेशन को समझा सकें कि NO का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, ना कि आपका मेटा डायरेक्टिंग नेचर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना लिया NO और यहाँ जोड़ दिया NO2। अगर इस पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग सोचें कि अब आपने पहले किया इसके ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशन, फिर डिसाइड करके आपने बनाया डाई सब्स्टिट्यूशन, और डाई सब्स्टिट्यूशन के बाद आप फिर से कर रहे हो ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें Br+ का अटैक सोचना है कि Br+ का अटैक कौन करेगा, NO डिसाइड करेगा या NO2 डिसाइड करेगा। तो इसको अगर हम सोचें तो इसका डायरेक्टिंग नेचर होता है ऑर्थो पैरा, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, और इसका डायरेक्टिंग नेचर होता है मेटा, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशन पे आएगा, और दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो किसी भी पोजीशन पे आप Br को लेकर चले आओ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा NO, यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पे हो गया NO2। मतलब यहाँ पे हमने किया मोनो सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया डाई सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया ट्राई सब्स्टिट्यूशन। इस वाले केस में चले तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है पहले फॉर्माइलेशन, फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड विच फॉर्म एनहाइड्राइड टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं परकिंस रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं परकिंस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया कि बेंजल्डिहाइड बेंजीन कार्बल्डिहाइड का रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टिक एसिड कराकर परकिंस रिएक्शन को देखें, और परकिंस रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन प्लैटिनम कार्बन
मतलब सेलेक्टिव रिडक्शन है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस करके कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट करता है, और इसके थ्रू हम बना लेंगे CH2CH2COOH। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपने एसिड का रिड्यूस कर दिया तो ये बन जाएगा अल्कोहल और ये बन जाएगा अल्केन, और अगर आपने अल्कोहल बना दिया और अल्कोहल के ऊपर SOCl2 का रिएक्शन कराया तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आपने एसिड का छोड़ दिया और इसके ऊपर SOCl2 का रिएक्शन कराया तो यहाँ से बन जाएगा एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड बनने के बाद यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ बन गया एसिड हैलाइड। और अगर हमने देखा AlCl3 तो ये रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, और इसके थ्रू ये 31 होगा, ये 31 होगा आपका बेंजीन, इसके ऊपर CH2 फिर यहाँ पे CO। क्लियर कि अगर हमने यहाँ पे इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया होता तो अल्काइल हैलाइड के करस्पॉन्डिंग हमें होता अल्काइलेशन, लेकिन अगर हमने यहाँ पे छोड़ दिया और एसिड के करस्पॉन्डिंग हमने बनाया एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड के करस्पॉन्डिंग हमने बना दिया एसाइलेशन के थ्रू बना दिया कीटोन। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे आपने देखा है नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन, यहाँ देखा नाइट्रेशन, यहाँ देखा सल्फोनेशन, यहाँ देखा अल्काइलेशन विथ रीअरेंजमेंट, यहाँ देखा एसाइलेशन, इस पर करस्पॉन्डिंग आपने देखा क्लोरोमिथाइलेशन, यहाँ देखा नाइट्रोसेशन, यहाँ देखा फॉर्माइलेशन। तो कुछ नॉर्मल सा जनरल सा रिएक्शन और कुछ इसी का एक्सटेंशन, मतलब ओवरऑल ये जो रिएक्शन हो गया वो रिएक्शन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद आपने देखा SNAR, फिर आपने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, फिर आपने देखा डी कार्बोक्सिलेशन, इसके थ्रू आपने क्या देखा रिडक्शन ऑफ NO2 टू NH2, फिर आपने देखा डाइजोटाइजेशन, फिर आपने देखा फ्लोरिनेशन बॉल्ट-सीमैन रिएक्शन, इसके थ्रू आपने देखा फिनॉल का प्रिपरेशन, फिर फिनॉल का रिडक्शन, इसके थ्रू आपने देखा अगेन फिनॉल का प्रिपरेशन, फिर एक्सटेंशन ऑफ रेमाटिमन रिएक्शन, फिर आपने देखा एस्प्रिन का प्रिपरेशन, इसके थ्रू आपने देखा फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ओवर बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन, फिर आपने देखा SN1 रिएक्शन। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये रिएक्शन पर्टिकुलर आपका हो गया फॉर्माइलेशन क्लोरोमिथाइलेशन, फिर आपने देखा SN2 रिएक्शन, फिर आपने देखा सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, फिर आपने देखा एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन, मतलब अगेन ऑक्सीडेशन। इसमें अगर चलें तो मोनो सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोसेशन, फिर आपने देखा ओरिएंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि एक बार मोनो फिर डाई फिर बाद में ट्राई सब्स्टिट्यूशन। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्माइलेशन, फिर पर्किंस रिएक्शन के बाद अगेन सेलेक्टिव रिडक्शन के बाद आपने देखा कन्वर्जन ऑफ OH इंटू Cl, एसिड इंटू एसिड हैलाइड, और फिर लास्ट में आपने देखा फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो IIT का अगर 2012 के पेपर को देखो तो उन्होंने यही पूछा था कि एक कंपाउंड के ऊपर एस्टिक एनहाइड्राइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टिक एसिड डालें तो क्या मिलेगा, फिर इसके ऊपर हाइड्रोजन प्लेटिनम कार्बन का रिएक्शन कराएं तो फिर क्या मिलेगा, इसके ऊपर SOCl2 का रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, और फाइनली AlCl3 का रिएक्शन कराएं तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने एक ही क्वेश्चन के थ्रू IIT के बहुत सारी चीज़ें एडवांस के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें या ओलंपियाड के लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की हुई है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है बशर्ते आप थोड़ा सा उसमें टाइम दो और सारे नेम रिएक्शंस को रेमाटिमन, डाइजोटाइजेशन, बॉल्ट-सीमैन, मतलब जहाँ जहाँ नेम इन्वॉल्व है उस रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करो कि किसी भी कंडीशंस में नेम रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमने ऑर्गेनिक को सही तरीके से पकड़ लिया तो ऑर्गेनिक बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, डिवोशन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए।